इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, डू नॉट रिक्वायर, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है, लिखने की बात नहीं है, जाहिर सी बात है, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। तीसरी बात, दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक्चुअली में लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो हम अभी तक लाइट के बारे में जानते थे, इसलिए मैं स्पीड ऑफ लाइट लिख देता हूं। दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। बड़ी गंदी सी लग रही है वैल्यू, तो हम अंदाजन वैल्यू यूज करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ये याद रखिए कि कभी कभी मीडियम की मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से भी उस मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट निकाली जा सकती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/√, में एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, राइट। और किसी भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछी जाए, 1/√, में परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। परमिबिलिटी क्या होता है, μr × μ0, और मीडियम की परमिटिविटी क्या होता है, εr × ε0। जाहिर सी बात है कि 1/√μ0 ε0 c बन जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज गिवन बाय μr εr, c/√, में μr εr। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। εr relative इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और μr relative मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से। अगली प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field are perpendicular to each other and both being perpendicular to direction of propagation, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन निकालने का तरीका क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, किस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो हमें पता लगता है इस बात से। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। एक चीज याद रखिएगा, E क्रॉस B करने पे वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर साइमल्टेनियसली हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो याद रखिए कि उन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो कई बार इस पे बेस क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर वेव z एक्सिस के अलोंग जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए। तो आपको दो चीजें चेक करनी होंगी हमेशा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और दूसरा E क्रॉस B करने पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आती है। वेक्टर E का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ करने पे ही आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलेगी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि भाई आपको जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनसॉइडली वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक साइन कर्व होगा, एक इक्वेशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी एक एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। साइनसॉइडली वेरी कर रही है, टाइम वेरिंग वैल्यू है। तो ई नॉट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, ई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मान लीजिए कि बी नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना बच्चों, स्पीड ऑफ EM वेव, वो
एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. सी नॉट इज सी इज ई नॉट बाय डेफिनेटली बी नॉट. याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. अब हमें छठी बात देखनी है कि जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस. ठीक है, और हर एक डिस्टर्बेंस में कुछ एनर्जी होती है. तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और कितनी टोटल एनर्जी. राइट, अब यहां पर वेव है तो वेव में एनर्जी ऐसे डिसाइड नहीं करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल देते हैं, एनर्जी डेंसिटी. तो अब नई चीज देखते हैं बच्चों, यहां से 6 पॉइंट है ये, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मूला सब एक साथ कर लेंगे. 7-8 पॉइंट्स होंगे, उसके बाद हम कुछ फेमस क्वेश्चंस करेंगे. तो चलिए, तो एक आ रहा है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, है ना. इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना एनर्जी को कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो याद रखिए कि आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो देखिए, कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो आप फॉर्मूला कर चुके हैं. क्या कैपेसिटर्स में किया है आपने, हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैपेसिटर. लेकिन ये तो कलेश है. कलेश क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ साइनोसॉइडल है, टाइम वेरिंग है, साइन कर्व है, तो क्या करें. तो आपको बताया ना एसी चैप्टर में हमने किया कि अगर कभी भी ऐसे टाइम वेरिंग फंक्शन होता है तो आरएमएस वैल्यू को उसकी इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है. अगर हमारे घर में एक सप्लाई आ रही है जो टाइम वेरिंग है, साइन कर्व है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू को उसकी इफेक्टिव वैल्यू माना जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर. कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में पीक वैल्यू नहीं लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेनी है, आरएमएस वैल्यू लेनी है. तो ये एनर्जी डेंसिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर. और जाहिर सी बात है मैंने सेम चीज लिख दी दोबारा. आपको पता ही है कि आरएमएस वैल्यू ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 होती है. तो ये ई नॉट बाई √2 होगा, स्क्वायर कर दीजिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ऐसा ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए किया जाएगा, फिर टोटल एनर्जी डेंसिटी निकाली जाएगी, दोनों का सम होगी. ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देखिए. चलिए, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, आपने एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इंडक्टर किया हुआ है, जिसका फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर आया था. हाफ LI स्क्वायर को आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया था तो फॉर्मूला आया था B²/2 म्यू नॉट. तो यहाँ भी जो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू नॉट. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू है 1/2 म्यू नॉट और बी आरएमएस क्या है, B0/√2 का स्क्वायर. तो ये सॉल्व करके आएगा B0 का स्क्वायर बाय 4 टाइम्स म्यू नॉट. ठीक है, अब हमें अल्टीमेटली ये भी देखना है, एक 6 पॉइंट रिपीट कर दिया, दिस इज द 7th वन. हमें एक और बात प्रूव करनी है आगे कि भाई एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एग्जैक्टली बराबर होते हैं, यूई और यूबी बराबर होता है. ठीक है, प्रूव करेंगे तो प्रूव कर देता है, वैसे होता भी है. चलिए मैं प्रूव कर देता हूँ, छोटा सा प्रूफ है. ठीक है, तो 7th पॉइंट में हम यूई से स्टार्ट करके यूबी के बराबर लाएंगे. हम कहेंगे चलिए यूई से शुरू करते हैं, जो कि है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. अब हमें पता ही है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो E0/B0 है, तो E0 की जगह हम CB0 पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट CB0 का स्क्वायर. ठीक है, C स्क्वायर B0 स्क्वायर, C की जगह 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, तो C स्क्वायर हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है,
पी नॉट का स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। ये तो यू बी था, ये यू ई थोड़ी ना था, ये तो यू बी था। तो यू ई से स्टार्ट किया और यू बी के बराबर आ गए। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर पाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एग्जैक्टली बराबर होते हैं बच्चों, है ना। तो यू ई से स्टार्ट करके यू बी के बराबर लिया है। तो 7 पॉइंट छोटा सा पॉइंट था जिसे बहुत इलाबोरेट करा मैंने, वो बादल के अंदर लिखेंगे। वो ये है कि यू ई और यू बी बराबर होते हैं सदैव, ठीक है। चलिए और कोई पॉइंट? हाँ सिंपल, टोटल एनर्जी क्या होगी फिर? टोटल एनर्जी डेंसिटी भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या है? वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर ही है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी 2 टाइम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी हो गई, और 2 और जब वैल्यू पुट करेंगे 1/4 तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में देखते हैं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी 2 टाइम्स मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी बच्चों। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके बी नॉट का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स डेफिनेटली म्यू नॉट, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बच्चों टोटल एनर्जी डेंसिटी, राइट। अब आगे देखते हैं 8वें पॉइंट के बाद कुछ नया पॉइंट कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए वेव्स, जब भी हम वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स का मतलब होता है एनर्जी, इंटेंसिटी का मतलब होता है वेव्स में एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मींस पावर अपॉन एरिया को हम यहां पर इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट में फोटॉन्स जो आते हैं उनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, वहां पर इंटेंसिटी डिफरेंटली डिफाइन होती है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम वेव्स में ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इंटेंसिटी की बात करते हैं कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, व्हाट इज एन इंटेंसिटी। तो देखिए इंटेंसिटी होती है, मान लेते हैं एक सिलेंड्रिकल रीजन लिया हमने, एक सिलेंड्रिकल रीजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिलेंड्रिकल रीजन पार करके जा रही है और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी का नाम दिया गया है। तो ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और इंटेंसिटी आई से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला होगा एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया डेफिनेटली पर यूनिट टाइम, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या है? एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है जी, परफेक्ट है। वॉल्यूम क्या होता है? देखिए एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना बच्चों, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ है स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। और डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ा दीजिए, एरिया से एरिया उड़ा दीजिए। तो यहां से इंटेंसिटी आ जाती है स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया है। बट इंटेंसिटी के देखिए फॉर्मूले और भी हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल हो जाए पता नहीं। एनर्जी का एक फॉर्मूला, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला एएम वेव्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टोटल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। हाउएवर फॉर्मूला ये भी होता है एनर्जी डेफिनेटली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी अपॉन टाइम को आप पावर भी बोल देते हैं, तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया भी होता है बच्चों। तो ये इंटेंसिटी के कुछ फॉर्मूले आ गए सिंपल से, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखा, और जनरल हमने जो देखा हुआ है फॉर्मूला जो हमें आता था वो भी हमने देख लिया। एक आध सिंपल से क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए तब तक आप। एक पॉपुलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि एक स्मॉल बल्ब है जी, बल्ब की पावर है 100 वॉट का बल्ब है और एफिशिएंसी 25%। इसका मतलब जितनी बिजली मिल रही है ना, 100 वॉट की बिजली खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसकी जो रोशनी है 25% ही बना पा रहा है। मतलब 100 वॉट में से 75 वॉट का लॉस है हमें, 25 वॉट बिजली मिल रही है बेसिक, और लाइट मिल रही है हमें। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डेवलप हो रही है वो 25% ही हो रही है। मुद्दा ये है, पॉइंट सोर्स है बल्ब, छोटा सा बल्ब है, बल्ब से 2 मीटर की दूरी पे,
ठीक है। 2 मीटर की दूरी पे जो ऑब्वियसली ये बल्ब लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको? मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। बल्ब है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और यहाँ सेंटर पे रखा है। ओहो हो, सेंटर पे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, बना देते हैं सेंटर पे। बल्ब सेंटर पे रखा है, ठीक है। और क्या है कि बल्ब से 2 मीटर की दूरी पे, बल्ब से 2 मीटर की दूरी पे हमें इस बल्ब की वजह से प्रोड्यूस लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। हाँ ठीक है, क्या करें? तो देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया भी होता है और इंटेंसिटी का फॉर्मूला टोटल एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट भी होता है। तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया भी है और ना इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डेफिनेटली वैक्यूम, ठीक है भैया। अब पावर क्या है? बल्ब की पावर है 100 वॉट, एफिशिएंसी 25%। 100 वॉट पावर है, 25% एफिशिएंसी है और एरिया जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एरिया है 4 पाई आर का स्क्वायर। टोटल एनर्जी डेंसिटी हाफ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी ले सकते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की भी टर्म्स में ले सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ले रहा हूँ। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। कैलकुलेशन देख के थोड़ी घबराहट हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैं आपके हिस्से के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। 3 × 10 की पावर 8, राइट बच्चों। चलिए काटापीटी कर दीजिए। तो ये आ जाता है 25 डिवाइडेड बाय 16, पाई की वैल्यू 3.14, हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, 10 की पावर माइनस 12 और ई नॉट का स्क्वायर 3 × 10 की पावर 8 नीचे ले आइए, ठीक है। 3 × 10 की पावर 8, राइट। चलिए तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल लेना। थोड़ी कैलकुलेशन करनी है बच्चों, होप यू डोंट माइंड, राइट। देखिए अब क्या करना है हमें, अब ई नॉट हमारा निकल जाएगा ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेशन से निकालनी है, वो आपके हिस्से के लिए छोड़ दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आने के बाद C = E नॉट बाय B नॉट से आप डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। C = E नॉट बाय B नॉट के फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी निकल सकता है। ये भी थोड़ा पॉपुलर सवाल माना जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और होता है बच्चों, ये डुअल नेचर में भी पाया जाता है क्वेश्चन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी पाया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। रेडिएशन प्रेशर पे बेस्ड, मतलब अगर लाइट मिरर पे इंसिडेंट है, टकरा के वापस आ रही है तो वो मिरर पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करती है वो निकालना है और फोर्स पर यूनिट एरिया रेडिएशन प्रेशर कहलाएगा। तो देखिए रेडिएशन प्रेशर हमारा अगला टॉपिक रहेगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। रेडिएशन प्रेशर, तो इस पे मैं एक एग्जांपल करा देता हूं, आपको वहीं से क्लैरिटी हो जाएगी। ये मिरर है और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका एरिया A मान लेते हैं, जितने पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एरिया को A मान लेते हैं, जितने पे लाइट फॉल कर रही है। लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मली ऑन द मिरर और ऑब्वियसली लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है देखिए, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल शब्दों में बताना पड़ेगा कितनी % लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो सपोजिटली ये मिरर 100% रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है। तो 100% रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब इसकी रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू 1 है। इसको बोलते हैं कि मिरर 100% रिफ्लेक्टिंग है। आप मानो या ना मानो बट मिरर 100% रिफ्लेक्टिंग है, इसका रिफ्लेक्टेंस 1 हो गया। रिफ्लेक्टेंस 3 चीजें होती है ना, एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस। रैट रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस, रैट का सम 1 होता है, R + A + T 1 होता है। बट यहाँ पर एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस नहीं है, तो सिर्फ रिफ्लेक्टेंस ही 1 है। जितनी लाइट फॉल करेगी सारी वापस भेज देगा, ठीक है। ये केस गिवन है, ठीक है। लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी I मान लीजिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, एक फोर्स एक्सर्टेड कितना है इस मिरर पे, दूसरा प्रेशर, ठीक है। तो ऐसा है, फोर्स तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन होता है ना, हाँ ठीक है। तो यहां से ना जो मूविंग लाइट है या लाइट के अंदर फोटॉन्स हैं उनका मोमेंटम भी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है।
तो थोड़ा सा ये अगर वेव की जगह हम पार्टिकल नेचर से डील करते हैं ना, डुअल नेचर में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ करा दिया। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा, और एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट h बाय लैम्डा रहेगा। h बाय लैम्डा को हम मोमेंटम बोलते हैं, स्मॉल p इज मोमेंटम। लैम्डा कैसे मोमेंटम बोलते हैं? अरे आपको पता है ना, लैम्डा h अपॉन p होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ, है ना। तो देखिए यहाँ से अब हम आगे की कहानी समझते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम, लाइट लेफ्ट की तरफ जा रही है, उसका इनिशियल मोमेंटम लेते हैं माइनस में u बाई सी, टकरा के वापस आई, अभी तो आई नहीं, चलिए बना देते हैं, वापस आई तो फाइनल मोमेंटम टुवर्ड्स राइट प्लस u बाई सी रहेगा। फोर्स एक्सर्टेड होगा इस मिरर पे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मिरर विल बी डेफिनेटली चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम क्या है? u बाई सी माइनस u बाई सी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ से फोर्स आ जाएगा 2u बाई सी इंटू टाइम टेकन। एनर्जी अपॉन टाइम को दुनिया क्या बोलती है? एनर्जी अपॉन टाइम को दुनिया पावर बोलती है। तो 2 टाइम्स बाई सी, और एनर्जी अपॉन टाइम को पावर बोल दिया। और आप जानते हैं कि इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, है ना। तो यहां पर फोर्स आ जाएगा पावर की जगह इंटेंसिटी इंटू एरिया, 2IA बाई सी, और प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, सॉल्व करके आएगा 2I बाई सी, ये प्रेशर आ गया बच्चों। तो फोर्स एक्सर्टेड आ गया और डेफिनेटली प्रेशर भी आ गया, ठीक है। सपोजिटली यहां रिफ्लेक्टेंस R दिया जाता, सपोजिटली 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, और इसके रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू R होती है, और R की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो ऐसे केस में फिर फॉर्मूला पता है क्या बन जाता? फाइनल फॉर्मूला, फोर्स आ जाता IA बाई सी 1 प्लस रिफ्लेक्टेंस, और प्रेशर आ जाता I बाई सी इंटू अगेन 1 प्लस रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। तो फोर्स IA बाई सी इंटू 1 प्लस R, और प्रेशर I बाई सी इंटू 1 प्लस R। रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू 0.3, 0.4, 0.5। कैसे बोल देते हैं कि जो मिरर पे लाइट इंसिडेंट है ना, उसका 30% ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मिरर तो मत बोले, फिर अच्छी बात नहीं है ना बोलना। किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट है और उसका सिर्फ 30% ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेंस 0.3 हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए इसमें सिनेरियो क्या है इस केस में, राइट बच्चों? नोट कर लीजिए। अब देखिए ना, एक हमने 9 पॉइंट्स किए थे, अब एक 10वां पॉइंट क्या है जो थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन बताएगा हमें। उसमें क्या होता है कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी जाती है, और आपसे बोला जाता है कि जरा बताइए मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, या वाइस वर्सा। आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जरा हमें बता दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 10th पॉइंट हो जाता है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले सवाल। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले सवाल देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले सवाल देख लेते हैं, परफेक्ट है। तो यहां पर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रहा हूं और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की पूछने वाला हूं, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट्स में डील कर रहा हूं, अभी कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूं। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं आपको सवाल भी करा दूंगा कि देखिए इस पे बेस्ड सवाल किस तरीके से आ सकते हैं। सपोजिटली आपको सवाल दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है EY इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ KX माइनस ओमेगा टी, एंड चलिए प्लस 5 छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन में से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें, क्या क्या वो देखते हैं। एक, इस इक्वेशन से पता लग रहा है ये क्या है, EY पूरा क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। EY पूरे को बोलते हैं आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। नीचे Y लिखे होने का क्या मतलब है? Y लिखे होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग Y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग Y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। E नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, जिसे आप एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसे आप एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। K क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल T, ठीक है। याद रखिए K क्या होता है?
के होता है एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, इससे वेव की वेवलेंथ निकल सकती है। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे अगर आप चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालना तो आप निकाल सकते हैं। याद रखिए, इनफैक्ट आप दुनिया में याद रखिए किसी भी वेव की स्पीड निकालनी है ना, आपको 11th क्लास में भी अगर आपने किया हो तो स्पीड ऑफ वेव जो होती है ना वो हमेशा होती है कोफिशिएंट ऑफ टी, कोई भी इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। टी का कोफिशिएंट क्या है? ओमेगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? के। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओमेगा बाय के होगा। ठीक है, तो यहां से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं बच्चों, राइट? ठीक है, अब एक और चीज निकलती है यहां से। अब आप इस चीज को गौर से देखिए, के एक्स माइनस ओमेगा टी है ये। तो याद रखिए अगर के एक्स और ओमेगा टी दोनों का साइन सेम होगा, मतलब के एक्स प्लस ओमेगा टी होगा, तो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखिए कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा वाला, कि इफ साइन ऑफ के एक्स एंड ओमेगा टी आर सेम, then wave is traveling along negative x axis। ठीक है, और अगर साइन ऑफ के एक्स एंड ओमेगा टी इज डिफरेंट, जो कि यहां पर है के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, देन वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इफ साइन ऑफ के एक्स एंड ओमेगा टी आर सेम, देन वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ऐसा करते हैं कि ऊपर लिख देते हैं, चलिए, इफ साइन ऑफ के एक्स एंड ओमेगा टी आर डिफरेंट, इफ के एक्स एंड ओमेगा टी हैव डिफरेंट साइन, हैव डिफरेंट साइन, then wave is traveling along, wave is traveling along positive x axis। ठीक है, क्लियर है? तो इससे क्या क्या ज्ञान मिल गया आपने वो देख ही लिया है। ठीक है, अब आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन होती है सपोजिटली, और आपसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हम ये देखते हैं पहले इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें गिवन है वो हमने देखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं और हम कहते हैं कि चलिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालने वाले हैं, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में याद रखिए दो चीजें चाहिए आपको, एक एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो देखिए बच्चों, नोट कर लीजिए जरा यहां तक, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, अब सपोजिटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है, साइन ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और आपसे बोल रहे हैं कि जरा बता दीजिए यार मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। बस फिलहाल के लिए इतनी बात, इसमें कितना ज्ञान दे रखा है वो हमें पता ही है। तो हमें दो चीजों की आवश्यकता है, मैग्नेटिक फील्ड के नीचे ये क्या लिखे, मतलब किस डायरेक्शन में है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली वेरी करती हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर। सही बात है। तो नीचे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे तो y लिखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के नीचे क्या आएगा, x आएगा, पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव z नेगेटिव z चेक करना है। और दूसरी बात एक ये लिखना है कि भाई ये कितना आएगा, ये बी नॉट की वैल्यू क्या होगी। अरे बी नॉट तो लिख सकते हैं, बी नॉट होगा कितना, ठीक है, ये सेम रहता है। देखिए तो इन ऑल ऊपर वाली इक्वेशन से आपको ये टेप देना है, ठीक है। ये दो डिब्बे जो मैं छोड़ रहा हूं यहां पर लिखना क्या है वो अगर आप सीख गए तो बाकी कुछ नहीं करना आपको। ये जो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर सेम होता है। ये दो डिब्बे अगर आप भरने में कामयाब हो गए तो आपने काम कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आसान चीज से। पहले ये बात हम पहले से भी जान चुके हैं कि स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो चलिए भैया ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भर दिया हमने, यहाँ बी नॉट की जगह अब हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, हमें पता होगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय स्पीड। चलिए ये तो सेम ही रहेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। बस अब सारी मेहनत ये है कि डायरेक्शन क्या होगी, जरा इतना बताने का कष्ट करिए। हाँ तो ठीक है, बस ये डायरेक्शन पता करनी है, कर लेते हैं पता। देखिए वेव किधर जा रही है, अच्छा हमें तो पता है ना
कि ई क्रॉस बी करने पे हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलती है। ई क्रॉस बी करने पे पता लगता है वेव किधर को भाग रही है। तो ई क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन फॉर श्योर, है ना। ई क्रॉस बी हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है भैया, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, परफेक्ट हो गया, वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नहीं पता किधर है, बट अब ये तो पता है ना आपको कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है। कैसे पता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी है, यानी के एक्स और ओमेगा टी का साइन डिफरेंट है। इफ के एक्स एंड ओमेगा टी हैव डिफरेंट साइन देन वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो के एक्स और ओमेगा टी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भाग रही है, तो जे क्रॉस समथिंग करने पे आई कैप आएगा। अब वो बचपन वाला क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल होता था ना, वो गोला वो बनाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। आई क्रॉस जे करने पे के आता है, जे क्रॉस के करने पे आई आता है, के क्रॉस आई करने पे जे आता है। ये तो हमें समझ आ ही गया। क्या जे क्रॉस के करने पे आई आता है, तो जे तो है ही, आंसर आई चाहिए, तो जे क्रॉस के करने पे तो आई आएगा ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग प्लस के कैप आया मींस पॉजिटिव जेड एक्सिस। इफ इट वुड हैव बीन माइनस के कैप मींस जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बस फिर बी के नीचे डिब्बे में क्या लिखना है, बी के नीचे डिब्बे में जेड लिखना है, या फिर यहां पर के कैप लिख दीजिए, वो एक ही बात है कि डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है या जेड है। तो आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है, या अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी हो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो वहां भी आप समझ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन से बी नॉट निकाल लीजिए, सी इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट से ई नॉट आ जाएगा, और ई क्रॉस बी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंगल देख के मिलेगी, और ये जो भी आपको गिवन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, उससे आपको उस चीज की डायरेक्शन पता लग जाएगी। फिर ई क्रॉस बी से आप दूसरी जो चीज आपकी मिसिंग होगी उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आप भली भांति कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों।